हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई, न्यूक्लियस को किसने खोजा, न्यूक्लियस कैसा होता है, इन सब चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन प्रोटॉन की खोज। एक पार्टिकल हमारा है न्यूट्रॉन, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई है ना, तो वैज्ञानिकों को लगा कि हमें एटम की संरचना अर्थात एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है हमें प्राप्त हो गया। यानी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में सक्षम हो गए। ठीक है। तो उसी सिलसिले में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, अर्थात ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की जब खोज हुई, तो लगा कि एटम जो है न्यूट्रल होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है ना, क्योंकि चार्ज भी दोनों पर बराबर है। तो जब नंबर बराबर होंगे तभी तो एटम्स जो है न्यूट्रल होंगे। तो सबसे पहले जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बताए जे जे थॉमसन ने। किसने बताए? जे जे थॉमसन। ये दिए प्लम पडिंग मॉडल। प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है। तो प्लम पडिंग मॉडल में क्या कहते हैं कि उन्होंने ये विचार किया, उन्होंने ये लॉजिक लगाया कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं संख्या में और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्वांटिटी में बराबर हैं, है ना, तो इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में ऐसे एटम्स में मतलब रहते हैं, घुसे हुए रहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ, है ना। यानी अर्थात ये देखिए एक मॉडल है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यानी इस तरह से ये घुसे हुए रहते हैं। ठीक है। ऐसा जे जे थॉमसन का मतलब इमेज बनाया गया था, जे जे थॉमसन ने इमेज बनाया था कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो ये प्लम पडिंग मॉडल है ना। लेकिन बाद में जब अध्ययन किया गया, देखा गया, है ना, तो ये मॉडल फेल्योर साबित हुआ कई चीज़ों को एक्सप्रेस करने में, व्याख्या करने में, है ना। तो ये मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। बाद में रदरफोर्ड ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना, एक एक्सपेरिमेंट किए
उस एक्सपेरिमेंट का नाम है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में केवल रदरफोर्ड ही नहीं किए, उनके साथ कई सारे साइंटिस्ट और भी थे, है ना। लेकिन उनकी अगुवाई, इस एक्सपेरिमेंट की अगुवाई रदरफोर्ड कर रहे थे, इसलिए इनका नाम आगे आया। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, है ना। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे अल्फा अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल एमिशन कैसे होता है ना। तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल से मैंने इसकी बीम को एक मेटेलिक फॉइल, है ना, इसमें गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, कॉपर हो, कई कई फॉइल पर उन्होंने करके देखा, है ना। तो एक एक प्रारूपिक हम मॉडल बनाए हैं इसका, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। तो उसमें हमने गोल्ड को दर्शाया है, इसको गोल्ड फॉइल को दर्शाया, और इसका जो थिकनेस है 4 × 10⁻⁵ थिक होता है, काफ़ी पतला होता है ना। तो जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स के बीम को डाला इस फॉइल पर, मेटेलिक फॉइल पर, है ना, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया, अच्छा, इसके लिए जो है इन्होंने एक ZnS जिंक सल्फाइड से लेपित एक स्क्रीन रखा इन्होंने, ताकि पता चले कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कहाँ कहाँ से हो रहा है, यानी लाइट जो है कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ पर पड़ रही है। ठीक है। क्योंकि ये स्फुरदीप्ति पैदा करता है, फ्लोरेसेंस पैदा करता है ना, ZnS स्क्रीन लगाने से। तो इससे पता चल जाता है कि स्क्रीन पर लाइट जो है किधर किधर आ रही है। ठीक है। तो उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि देखिए, ऑब्जर्वेशन में हम लोग जब चलेंगे तो उनका ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि एटम्स का जो अधिकांश भाग होता है ना, एटम्स का जो अधिकांश भाग होता है, मान लिया हम एटम्स ये रख लें, ये रख लें, ठीक है, एटम्स को रख लें, तो इसका अधिकांश भाग जो है वो खाली होता है। ठीक है। वो क्या होता है? खाली होता है। यानी जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है वो सीधे निकल जाती है, वो सीधे निकल जा रही है। ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन, बिना डिफ्लेक्ट हुए ये सीधे निकल गई आर पार। तो इससे पता चलता है कि अधिकांश भाग एटम का खाली होता है। इनमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो गए थे थोड़ा एंगल से। ठीक है। जब ये डिफ्लेक्ट हुआ तो ये पता चला कि चूंकि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो जब डिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना, जो मैंने एक ऐसा बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है, तभी तो इसको डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। उनमें से लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो यहाँ से सीधे अपने ही पाथ में लौट गए।
ठीक है, टकराए, वहाँ गया और लौट गया। इसका मतलब ये हुआ, चूंकि ये भी हैवीली पार्टिकल्स होते हैं, है ना, हैवी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो एक हैवी पार्टिकल्स सीधे कोलिजन होकर के रिटर्न हो रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है एक हैवी पार्टिकल्स है, यानी मासयुक्त द्रव्यमान, मास है, द्रव्यमानयुक्त कोई बॉडी है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन देखा गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होगी, है ना। और इसका हम ऐसे प्रारूपिक बनाए हैं, है ना। और इसको समझाने के लिए हमने ऐसे एक मॉडल बनाया, एटॉमिक मॉडल, है ना, एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन उनका पाया गया। अब कंक्लूजन पर जब आते हैं, जब हम कंक्लूजन पर आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा भाग इसका खाली है। ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या है, खाली है ना। इसका मतलब ये है, अगर हम ये एटम माने और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या भाग खाली है ना। उसके बाद है कि यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है ना। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, मतलब कम एरिया में रह रहा है। ठीक है, मतलब कंसंट्रेट है, जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल हैं वो सभी के सभी कंसंट्रेट है, एक जगह पर केंद्रित है। ठीक है, और चूंकि अल्फा पार्टिकल है वो हैवीली, उसका मास हैवी है, उसका हैवी पार्टिकल्स है, तो इसका मतलब है कि हैवियर बॉडी है कोई उसके अंदर में, है, जिससे वो स्ट्राइक करके वापस रिटर्न हो रहा है। ठीक है, पांचवा है इसका कंक्लूजन कि सिंस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक इज वेरी स्मॉल, दिस shows that the heavy body is presented in the atom must be occupied a very very small volume, very very small volume, है ना। जैसा कि ये इसमें हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो ये जो स्मॉल वॉल्यूम है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज, है ना, द स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी प्रेजेंट इन द एटम पास कॉल्ड न्यूक्लियस, इसी को न्यूक्लियस बोला है ना। तो इस तरह से न्यूक्लियस की खोज हुई। ठीक है, अब इसमें से कुछ कभी कभी सवाल पूछ सकते हैं आपको कि एक ग्राफ है, एक ग्राफ बताइए जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग और स्कैटरिंग एंगल में क्या रिलेशन है। तो इस तरह का ग्राफ आप बता सकते हैं, है ना। जो स्कैटरिंग एंगल है, ये स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है ना, तो अल्फा पार्टिकल का नंबर घट रहा है, यानी ज़्यादा 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 एंगल पर अल्फा पार्टिकल जो है ज़्यादा है ना, और सीधे निकल जा रहा है। कम एंगल है ना, कम एंगल है, मैंने डिफ्लेक्शन जो है, जो डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, स्कैटर्ड हो रहा है, कम स्कैटरिंग, मैंने ज़्यादा अल्फा पार्टिकल कम एंगल से स्कैटर्ड हो रहा है ना, ज़्यादा अल्फा पार्टिकल कम एंगल से स्कैटर्ड हो रहा है, और बहुत कम पार्टिकल है जो ज़्यादा एंगल से स्कैटर्ड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक रिलेशन है रदरफोर्ड ने दिए थे कि जो अल्फा पार्टिकल का नंबर है वह एंगल पर इस रिलेशन से निर्भर करता है, यानी एन समानुपाती होता है 1/sin4 थीटा बाई 2, sin4 थीटा बाई 2।
तो ये इसको आपको ध्यान में रखना है और इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसमें तो कुछ नहीं है, आपको केवल ये फिगर याद रखना है। बाकी सब आप अपने मतलब अपने से आप बता सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं। अगर आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस या स्कैटरिंग ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, सॉरी रदरफोर्ड, जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, है ना, वो क्या है। अब कभी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियस की खोज हुई। आगे हम देखेंगे क्या न्यूक्लियस की खोज हो गई, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल की खोज हो गई, तो क्या बहुत सारी गुत्थियां जो एटम्स की हैं अ, वो क्या सुलझ गई, है ना, या फिर कुछ और है इसमें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करें। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।